वेलकम फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे फॉल ऑफ नेपोलियन पर। इससे पहले हमने राइज ऑफ नेपोलियन और नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे इनको एक एक सेपरेट वीडियो में फुल डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें जाके देख लें और फिर हम देखते हैं कि फॉल ऑफ नेपोलियन के रीज की कॉजेज़ क्या क्या बनी। तो फॉल ऑफ नेपोलियन में अगर आप देखें तो नेपोलियन ने एक पीस ट्रीटी साइन की थी ब्रिटिशर्स से। और वो पीस ट्रीटी क्यों साइन की गई थी? तो नेपोलियन ने इंग्लैंड का ट्रेड का बायकॉट कर दिया था यूरोप में। और ब्रिटिशर्स जान गए थे कि अगर उन्हें ट्रेड करना है तो उन्हें पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी नेपोलियन से, ताकि वो ट्रेड कर सकें, प्रॉफिट बना सकें। तो एक साइड तो पीस एग्रीमेंट किया हुआ था नेपोलियन ने इंग्लैंड से, पर वो पीस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहा, बिकॉज इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्हें लग रहा था कि जब पीस ट्रीटी साइन हो जाएगी तो ट्रेड बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए नहीं हुआ क्यों? बिकॉज इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स थे नेपोलियन ने उन पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया था। और टैक्स इसलिए लगाया था ताकि लोग फ्रांस के प्रोडक्ट खरीदें, फ्रांस की इकॉनमी स्टेबल हो सके। पर ब्रिटिशर्स ने इससे ये समझा कि नेपोलियन कोई वॉर की प्लानिंग कर रहा है अंदर ही अंदर। ब्रिटिशर्स को ये बात एक्सेप्ट नहीं थी कि कोई उनके बिजनेस को, उनके प्रॉफिट पे बैन लगा दे। और फिर दोनों के जो न्यूज़पेपर थे वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट लिख रहे थे। जो राइटर्स थे वो भी एक दूसरे के बारे में कुछ अच्छा प्रिंट नहीं कर रहे थे, जिससे हेट, नफरत बढ़ रही थी। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें और हमें मोटिवेशन मिले। जो पीस ट्रीटी साइन किया था नेपोलियन ने ब्रिटिशर से, उसमें कुछ डील्स हुई थी उनके दरमियान कि जो माल्टा का आइलैंड था, जो नेपोलियन ने इजिप्ट जाते हुए कैप्चर किया, कॉन्कर किया था, वो इंग्लैंड वापस दे देगा नेपोलियन को। बट इंग्लैंड ने उस आइलैंड पर अपना कब्जा अभी भी बनाया हुआ था और इंग्लैंड उस आइलैंड को फ्रांस के हैंड ओवर नहीं कर रहा था। जब नेपोलियन ने एग्रीमेंट को याद दिलाते हुए इंग्लैंड से कहा कि माल्टा के आइलैंड को खाली करो, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नेपोलियन पहले हॉलैंड और स्विट्जरलैंड से अपनी फोर्सेस को वापस बुला ले, फिर नेपोलियन को 10 साल के लिए माल्टा का आइलैंड दे दिया जाएगा। अब वो नेपोलियन था, कोई हिंदुस्तानी राजा तो था नहीं कि आओ ब्रिटिशर्स धोखा करो, फिर धोखा करो, हम माफ़ कर देंगे। नेपोलियन ने ब्रिटिशर्स के आइलैंड ना देने पर फौरन जंग की तैयारी की। और 18 मई 1803 को फ्रांस के अगेंस्ट नेपोलियन, फ्रांस को ने वॉर डिक्लेयर कर दी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और 1803 में फ्रांस ने हैनोर को कैप्चर कर लिया था। नेपोलियन को हैनोर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नज़र आ रहे थे। एक तो वो जगह काफ़ी रिसोर्सफुल थी और दूसरा वो लैंड पर होनी थी। नेपोलियन जानता था कि वो ब्रिटिश नेवी से सी में लड़ने की कंडीशन में नहीं है। नेपोलियन ने एक बड़ी नेवी बनाने का डिसीजन किया, बिकॉज अगर नेपोलियन ब्रिटिशर से लड़ना चाहता था तो उसे एक स्ट्रॉन्ग नेवी की नीड थी। सो नेपोलियन ने बोलोन के पोर्ट पर नेवल शिप्स बनाने की जो है वो स्ट्रेटजी बनाई, और उसने एक, आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के अंदर अंदर वो शिप बनाना स्टार्ट कर दिए थे। मार्च 1805 को नेपोलियन ने नेवी के शिप्स को स्पेन की नेवी के साथ, स्पेन भी उसके साथ एग्री कर गया था, और दोनों मिलके अमेरिका की तरफ गए। और अमेरिका की तरफ जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें ट्राफलगार की जगह पर फ्रांस और स्पेनिश को जो है ब्रिटिशर्स ने घेर लिया और उनके 33 शिप्स को कलेप्स कर दिया 6 घंटे के अंदर अंदर। मगर ब्रिटिश नेवी का कोई शिप भी नहीं डूबा था। ब्रिटिश नेवी जो है वो पूरी की पूरी सेफ थी। बट ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा लॉस ये हुआ कि नेल्सन उस वॉर में मारा गया। नेल्सन एक एक बहुत शानदार जो है वो कमांडर था फ्रेंच नेवी का, जो बहुत टाइम से ब्रिटिश नेवी को सर्व कर रहा था। और उसने, नेल्सन ने बहुत ज़्यादा वॉर्स अगेंस्ट नेपोलियन जो है, आप देखेंगे जब इजिप्ट भी नेपोलियन गया है तो उसे नेल्सन ने वहाँ हराया था। तो ये एक बड़ा लॉस था जो ब्रिटिश नेवी को फेस करना पड़ा।
जब नेल्सन मारा गया तो फ्रेंच नेवी जो पहले ना होने के बराबर थी, सिर्फ 2 साल में कुछ शिप्स बना पाई थी, वो भी सबके सब समंदर में डूब गए। अब नेपोलियन सी की तरफ देख भी नहीं सकता था। नेपोलियन जान गया था ब्रिटिशर्स से समंदर में, सी में नहीं लड़ा जा सकता, और ब्रिटिशर्स भी जानते थे कि नेपोलियन से लैंड पर हम नहीं लड़ सकते। तो अब जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वॉर हुई वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल थी। ये एक टाइप की कोल्ड वॉर थी। नेपोलियन खुद तो इंग्लैंड के बने हुए प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहा था, और जितने भी कंट्रीज थे नेपोलियन के साथ उनको भी नेपोलियन ने एग्री कर लिया था। नेपोलियन जब इंग्लैंड से वॉर में बिजी था तब उसे पता चला कि ऑस्ट्रिया की फौज भी उसके अगेंस्ट आ रही है। उसने अपनी ग्रैंड आर्मी जो ऑलमोस्ट 2 लाख सोल्जर्स थे उनके साथ 500 माइल का डिस्टेंस सिर्फ 23 डेज में कवर कर किया। जब तक ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को पता चला कि नेपोलियन आ रहा है तब नेपोलियन उनके सर पर था। नेपोलियन उनके 50,000 सोल्जर्स के मुकाबले में 2 लाख की फौज आर्मी लेकर पहुंच गया था। ऐसी कंडीशंस को देखकर ऑस्ट्रिया की फोर्सेस ने नेपोलियन के आगे फौरन सरेंडर कर दिया। नेपोलियन वियना में एंटर हुआ। वियना जाकर नेपोलियन को पता चला कि ऑस्ट्रियाई शहंशाह रूसी बाउंड्रीज के करीब है जहां रशियन फोर्सेस भी हैं, पर्शिया भी फ्रांस के अगेंस्ट आ सकता है। तो नेपोलियन ने फौरन एक्शन लिया और 2 दिसंबर को नेपोलियन का ऑस्ट्रेलिस पर ऑस्ट्रिया और रूस की फोर्सेस से सामना हुआ। फ्रेंच आर्मी उस वक्त 70,000 के करीब थी और उसके अगेंस्ट 80,000 की फौज खड़ी थी। उस वॉर में नेपोलियन ने वॉर की टैक्टिक्स को ऐसा बनाया कि पूरे यूरोप में नेपोलियन की उस स्ट्रेटजी से कांप उठा, डर गया। यूरोप समझ गया कि नेपोलियन को हराना इतना आसान काम नहीं है। उस वॉर को वॉर ऑफ 3 एम्परर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये 3 एम्परर्स की वॉर थी। जब ये न्यूज़ लंदन गई तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम बट थे, उन्होंने कहा दीवार से यूरोप के मैप को उतार दो, अब ये चेंज होने वाला है। वॉर के सिर्फ 2 दिन के बाद ही ऑस्ट्रिया का शहंशाह नेपोलियन से मिला और उसके साथ वॉर को बंद करने का एग्रीमेंट किया। ऑस्ट्रिया ने वेनिस का एरिया जो था वो नेपोलियन को दे दिया और नेपोलियन को इटली का किंग एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह स्विट्जरलैंड तक का एरिया अब नेपोलियन के पास आ गया। ये वॉर स्टार्ट तो नेपोलियन के किंगडम को ख़त्म करने के लिए की गई थी, बट इसका उल्टा इफेक्ट पड़ा। इस वॉर से नेपोलियन पूरे यूरोप में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। होली रोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और 6 अगस्त 1806 में ऑस्ट्रिया ने अनाउंस कर दिया कि होली रोमन एम्पायर ख़त्म हो चुकी है। जो 1000 साल से चली आ रही थी वो एम्पायर अब वर्ल्ड के मैप से गायब हो गई थी। नेपोलियन अब यूरोप का शहंशाह था। सिर्फ इंग्लैंड को छोड़कर जितने भी कंट्री थे यूरोप के, उसमें एक बड़ा शेयर नेपोलियन के पास था। उसने 30 मार्च 1806 को अपने भाई जोसेफ को नेपल्स का किंग बना दिया और अपने दूसरे भाई लुई को 5 जून 1806 को हॉलैंड का किंग बना दिया। कल तक नेपोलियन एक किंग था, पर आज वो एक किंग मेकर बन चुका था। अब वो बाकी सारे बादशाहों को किंग के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा था। स्पेशली जो पर्शिया का किंग था फ्रेडरिक विलियम थर्ड, नेपोलियन उसे नीचा दिखाना चाह रहा था। यहाँ नेपोलियन ने एक और चाल चली। जो हैनोर का एरिया नेपोलियन ने इंग्लैंड से छीना था, वो एरिया पहले नेपोलियन ने पर्शिया को दे दिया। इस तरह पर्शिया और इंग्लैंड दोनों आमने सामने आ गए। साथ ही नेपोलियन ने हैनोर के लिए इंग्लैंड से भी डील करना स्टार्ट कर दी। ये बात जब पर्शिया को पता चली तो उसने नेपोलियन से कहा कि नेपोलियन अपनी फोर्सेस को वापस बुला ले और पर्शिया को नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाने की परमिशन दे। नेपोलियन ने परमिशन तो नहीं दी, ना ही फोर्सेस को वापस बुलाया, बल्कि वो अपनी फोर्सेस लेकर पर्शिया पर हमले के लिए चल पड़ा। पर्शिया को रूस, बर्तानिया और स्वीडन ने हेल्प करने का वादा किया था, पर नेपोलियन इन सब की मदद मिलने से पहले ही पर्शिया पहुंच गया। नेपोलियन ने 2 दिन के अंदर अंदर प्रिंस और जनरल ब्लोशर को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और फिर नेपोलियन बर्लिन में एक किंग की तरह, एक शहंशाह के रूप में एंटर किया। फिर नेपोलियन को पता चला कि रूस का बादशाह जार पर्शिया की मदद करने आ रहा है, तो नेपोलियन ने रूस को हार मारने के लिए रूस के अगेंस्ट जो है वो वॉर की टैक्टिक्स बनाई और रूस 25 जून को उसकी एक नेपोलियन की मीटिंग हुई जार अलेक्जेंडर से।
नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर एक शिप पर मिले। इन दोनों की मीटिंग के स्टार्ट में ही जार ने कहा, मैं भी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से नफरत करता हूं और आप भी। तो इस पर नेपोलियन ने रिप्लाई किया, तो फिर आज से आपके और मेरे दरमियान कोई जंग नहीं है। और यहाँ 9 जुलाई को इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट टिल्स्ट हुआ, जिसमें इन दोनों शहंशाहों ने पर्शिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ज़्यादा नेपोलियन ने रखे, कुछ रशिया के हिस्से में आए। और यहाँ एक एग्रीमेंट और हुआ कि आज के बाद से वो दोनों मिलकर ब्रिटिशर्स के ट्रेड का बायकॉट करेंगे। अब दो हाथियों की दोस्ती हो गई थी। जार ने नेपोलियन से कहा कि काश आप और मैं पहले मिलकर बैठ जाते। इस मीटिंग पर जार ने कहा कि यूरोप क्या है, अगर आप और मैं मिलकर यूरोप नहीं है तो यूरोप कहाँ है। नेपोलियन और जार ने बैठकर इंग्लैंड को ठिकाने लगाने का सोचा और बाकी सबको इनके साथ बाय फोर्स मिलना पड़ा। इंग्लैंड को ठिकाने लगाना इतना भी आसान नहीं था, उसने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। स्टार्ट में तो सब ठीक था, पूरे यूरोप ने इंग्लैंड के ट्रेड का बायकॉट कर रखा था। पर जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, यूरोप के लोगों की समझ में आ गया कि इन्हें इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स की नीड है, और फिर इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स स्मगल होने लगे यूरोप में। ज़रा आप देखो उस टाइम पर कि नेपोलियन ने एग्रीमेंट तो किया हुआ था जार से भी और पूरे यूरोप में भी, पर इंग्लैंड के जो प्रोडक्ट्स से वो चोरी छुपे ट्रेड हो रहा था। उसके अपने भाई भी जो थे वो भी ट्रेड, उनकी स्टेट में भी इलीगली ट्रेड हो रहा था। जब नेपोलियन को पता चला कि जार भी जो है वो ट्रेड कर रहा है इंग्लैंड से, तो नेपोलियन ने जार पर चढ़ाई करने का सोचा और यहीं से नेपोलियन का असल फॉल स्टार्ट हुआ। नेपोलियन के फॉल में उसके एरोगेंट ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा उस टाइम एरोगेंट था वो, और जितने भी उस टाइम पावरफुल कंट्रीज थे यूरोप के, वो सब के सब नेपोलियन के उस एरोगेंट के आगे झुक गए थे। और नेपोलियन अब इंग्लैंड को झुकाना चाह रहा था, और यहीं से नेपोलियन का फॉल स्टार्ट हुआ। नेपोलियन का मानना था कि अगर इंग्लैंड का ट्रेड सिस्टम खत्म कर दिया जाए तो इंग्लैंड तबाह हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और इसलिए नेपोलियन ने कमर्शियल वॉर डिक्लेयर कर रखी थी यूरोप में। और नेपोलियन ने इंग्लैंड की इकोनॉमिक ब्लॉकेट की थी, पर इससे इंग्लैंड को इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स इंग्लैंड लीगली बेचता था अब इलीगली बिक रहे थे यूरोप में, और नेपोलियन बस देख रहा था। नेपोलियन ने जब इंग्लैंड पर रोक लगाई तो इंग्लैंड ने भी फ्रांस के अगेंस्ट जो है वो चढ़ाई कर दी, और जहाँ भी फ्रांस के शिप्स उन्हें नज़र आते तो वो जो है उन्हें कोलैप्स कर देते थे, जला देते थे, तबाह कर देते थे। नेपोलियन की अपनी जो ओपिनियन थी इंग्लैंड को लेकर वो भी अच्छी नहीं थी। नेपोलियन ब्रिटिशर्स को शॉपकीपर्स, नेशन ऑफ शॉपकीपर्स कहता था। नेपोलियन ऑस्ट्रिया, पर्शिया और स्पेन जैसे कंट्रीज़ को तो आसानी से रोक सकता था इंग्लैंड से ट्रेड करने पर, लेकिन वो रशिया को ब्रिटिश से ट्रेड करने पर नहीं रोक सकता था। फिर नेपोलियन 1812 को नेपोलियन ने रूस पर धावा बोल दिया। ये नेपोलियन की लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक प्रूव होने वाली थी। नेपोलियन ने 6,80,000 फौज का एक ग्रुप, एक ग्रैंड आर्मी तैयार की, और फिर नेपोलियन रूस की तरफ चल पड़ा। नेपोलियन ने ये एस्टिमेट भी नहीं किया कि वो कितने दिन रशिया में रुकेगा, कितने फूड की नीड होगी, कितने कपड़े की नीड होगी। उसने कोई रिसोर्स अपने पास नहीं रखे। नेपोलियन इस फेज में खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता था, इसमें कोई डाउट नहीं है, नेपोलियन इंटेलिजेंट था, पर इसका मतलब ये नहीं कि और लोग जो जिनसे वो लड़ रहा था वो इंटेलिजेंट नहीं थे। नेपोलियन समझता था कि वो रूस पर चढ़ाई करेगा और जार भागा चला आएगा पीस एग्रीमेंट करने, और फिर नेपोलियन उससे वो सारी कंडीशन फिर से एक्सेप्ट करवा लेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नेपोलियन के रूस में जाने पर रूस ये जानता था कि नेपोलियन को फेस करना आसान नहीं है, इसलिए रशियन फोर्स पीछे हटती चली गई। और आप मैप में देखेंगे कि रशिया कितना बड़ा है, आज के टाइम में भी वो इंडिया से 5 टाइम्स बड़ा है। नेपोलियन जब रशिया गया तो रशिया उसे खाली मिला, वहाँ कोई लोग नहीं थे। जब नेपोलियन मॉस्को पहुँचा तब मॉस्को में भी कुत्ते भौंक रहे थे, खाने पीने का कोई सामान नहीं था मॉस्को में। रशिया का जार ये जानता था कि नेपोलियन अपनी फ़ौज के साथ आ रहा है और उसे अपनी फ़ौज को फूड देने के लिए फूड की नीड होगी। सो रशियंस पीछे हटते हुए खेतों को भी जलाते गए ताकि फूड ना मिले नेपोलियन की ग्रेट आर्मी को। एक तरफ तो नेपोलियन की आर्मी के पास फूड नहीं था, और दूसरी साइड अब
रशिया में कोल्ड सीज़न आने वाला था। ये रशिया की कोल्ड सीज़न ही था जिसके अगेंस्ट नेपोलियन की आर्मी टिक नहीं सकी। रशिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कोल्ड सीज़न ने नेपोलियन के सोल्जर्स को भी भागने पर मजबूर कर दिया। नेपोलियन खुद इस बात का वेट कर रहा था कि कब ज़ार की साइड से कोई पीस का मैसेज आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और नेपोलियन को एट द एंड रशिया से वापस जाना पड़ा। रशिया की इस वॉर में नेपोलियन की ग्रेट आर्मी बहुत सारी मारी गई और भाग गई। अब जब नेपोलियन रशिया से वापस आया तो उसके पास सिर्फ 48,000 सोल्जर्स थे, वो भी कमज़ोर थके हुए थे। नेपोलियन जिसको आज तक अनडिफीटेबल कहा जाता था लैंड पर, अब वो स्टेटस भी नेपोलियन का चला गया था और दूसरे कंट्रीज़ भी समझ गए थे कि नेपोलियन को हराया जा सकता है। देखा जाए तो रशिया में तो वॉर हुई भी नहीं थी, पर फिर भी रशिया जाना नेपोलियन को बहुत महंगा पड़ा था। जो नेपोलियन की ग्रेट आर्मी थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। पर्शिया जो अब तक फ्रांस के अंडर था, अब वो भी आज़ादी का, फ्रीडम का ख्वाब देखने लगा और पर्शिया ने रशिया से जाकर ज्वाइंट एग्रीमेंट कर लिया। अब अगर पर्शिया से जंग हुई तो रशिया को पर्शिया का साथ देना था। 17 मार्च को पर्शिया ने फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। पर्शिया ये समझ रहा था कि वो आसानी से नेपोलियन को हरा देगा, पर नेपोलियन तो अब एक जख्मी शेर बना बैठा था और एक जख्मी शेर को कुछ ज़्यादा डेंजर होता है। जब रशिया और पर्शिया की फ़ौज नेपोलियन से टकराई तो नेपोलियन ने एक जख्मी शेर की तरह इनको चीर फाड़ दिया। स्टार्ट में तो नेपोलियन इन दोनों को सही मज़ा चखाया, बट कुछ टाइम बाद नेपोलियन को अपने इन अनट्रेंड सोल्जर्स को मैदान में उतारना भारी पड़ रहा था। नेपोलियन की ट्रेंड आर्मी तो रशिया के इन्वेजन में कोलैप्स हो गई थी, तबाह हो गई थी। अब उसके पास जो सोल्जर्स थे वो इतने ट्रेन नहीं थे। वो कुछ टाइम तक तो मोटिवेटेड रहे, बट उनमें प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं था। इस वजह से नेपोलियन को जंग रोकनी पड़ी। नेपोलियन के पास फूड शॉर्टेज का भी इशू था, सोल्जर्स भी थक चुके थे। नेपोलियन का वॉर रोकना नेपोलियन के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, बिकॉज रूस और पर्शिया को टाइम मिल गया था और अब पूरा यूरोप नेपोलियन के अगेंस्ट वॉर के लिए खड़ा था। सब ने मिलकर नेपोलियन को घेर लिया। ये ऐसे ही लग रहा था जैसे एक शेर को गिराने के लिए सब गीदड़ मिल जाते हैं एक जगह पर और झुंड में शिकार करते हैं। नेपोलियन अकेला शेर खड़ा था और उसके अगेंस्ट रूस, पर्शिया, स्वीडन, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब की मदद करने वाला इंग्लैंड भी था। आप अगर देखें उस टाइम की सब बड़ी ताकतें नेपोलियन के अगेंस्ट थी और नेपोलियन अकेला खड़ा था। नेपोलियन जंग के पहले दिन तो ऐसा डटा कि लगता था कि नेपोलियन कोई दीवार है कि जिसे गिराया नहीं जा सकता। पर कुछ टाइम बाद नेपोलियन की फ़ौज की हिम्मत जवाब दे गई और नेपोलियन के 40,000 जो फौजी थे वो मारे गए और 30,000 के करीब जो है वो इंजर्ड हो गए। अब नेपोलियन को पीस करने के लिए कहा जा रहा था। ये सब मिलकर ये चाहते थे कि नेपोलियन हार मान ले, पर नेपोलियन अब भी लड़ रहा था। नेपोलियन को कहा कि अगर वो जंग से पीछे हटेगा तो उसे फ्रांस का शहंशाह एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, पर जो एरिया उसने कैप्चर कर रखे हैं उनको वापस देना होगा। नेपोलियन इस बात पर एग्री नहीं कर रहा था और फिर ये हुआ कि वो सब मिलकर फ्रांस में घुस गए और नेपोलियन का तख्ता पलट कर दिया। नेपोलियन को एल्बा के एक आइलैंड में भेज दिया गया, या आप कह लें कि वो कैद कर लिया गया। बोरबोन फैमिली के किंगडम को फिर से स्टार्ट कर दिया। नेपोलियन जो कल तक पूरे यूरोप का शहंशाह बना बैठा था, आज एक कैदी था। पर नेपोलियन इन सारी कंडीशन से भी हार मानने वाला नहीं था। वो 1 साल तक एल्बा के आइलैंड में कैद रहा और फिर 1 साल बाद वो वहाँ से गायब होकर फ्रांस चला गया। फ्रांस में बोरबोन फैमिली अब राज कर रही थी और फौज के ऑर्डर से कि नेपोलियन को देखते ही अरेस्ट कर लिया जाए। जब नेपोलियन फ्रांस गया तो फ्रेंच आर्मी नेपोलियन के सामने गन्स लिए खड़ी थी। वो आर्मी जो कभी नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, आज नेपोलियन के अगेंस्ट खड़ी थी। नेपोलियन ने आगे बढ़कर फौज से कहा कि कौन है तुम में से जो अपने शहंशाह को कत्ल करना चाहता है, कोई है तो आगे आए और अपने शहंशाह पर गोली चला दे। नेपोलियन वर्ड से खेलना जानता था और फीलिंग से भी। वो लोग जो नेपोलियन को रोकने आए थे अब नेपोलियन की फ़ौज का एक पार्ट बन गए थे। नेपोलियन फ्रांस जाकर कहा कि वो आम जनता की, लोगों के राइट्स के लिए वापस फ्रांस आया है और वो लोगों ने भी उसे वेलकम किया था। और फिर नेपोलियन की 100 डे कैंपेन स्टार्ट हुई। नेपोलियन चाहता था कि वो 100 डेज में अपने सारे दुश्मनों को ठिकाने लगा दे। स्टार्ट में तो सब ठीक रहा, पर नेपोलियन के पास सिर्फ 1,30,000 सोल्जर्स थे, जबकि सामने एक झुंड खड़ा था। नेपोलियन ने एक एक करके सबको ठिकाने लगाने का सोचा और नेपोलियन ने ब्लोशर से लड़ने के लिए एक बटालियन तैयार की और दूसरी बटालियन
को जनरल ने को देकर वेलिंगटन उसने भेज दिया। और शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन की स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जनरल ने को भेजना उसके लिए एक बड़ी मिस्टेक प्रूव हुई। अगर वो खुद जाता तो हो सकता है वॉर जो है उसका वो चेंज हो जाती। और फिर क्या हुआ कि नेपोलियन के एरा की ये जो सबसे बड़ी गलती प्रूव हुई वाटरलू की वॉर। 18 जून 1815 में नेपोलियन ने अपनी आखिरी वॉर की स्ट्रेटजी बनाई और जंग स्टार्ट हो गई। नेपोलियन की फ़ौज स्टार्ट में तो भारी थी, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया नेपोलियन के सोल्जर्स गिरते गए। पर ऐसे में भी नेपोलियन के जो पर्सनल गार्ड्स थे उनकी करेज देखने वाली थी। जब नेपोलियन के गार्ड्स को कहा गया कि सरेंडर कर दो तो उन्होंने रिप्लाई किया, द गार्ड डाइज बट नेवर सरेंडर। गार्ड मर जाता है लेकिन सरेंडर नहीं करता। और आप देखेंगे कि उन्होंने नेपोलियन से अपनी वफादारी की और वो मर गए, बट उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस वॉर में नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन अब दोबारा कैदी बना लिया गया और अब इसे सेंट एलेना के आइलैंड में रखा गया, जहां ब्रिटिश फोर्स उस पर नज़र रख रही थी। इस टाइम तक नेपोलियन जो काफ़ी जंगें लड़ चुका था, काफ़ी बीमार हो गया था, और कुछ टाइम कैद में रहने के बाद नेपोलियन उसी आइलैंड पर नेपोलियन की डेथ हो गई। अब अगर हम नेपोलियन के फॉल को देखें तो उसकी एक बड़ा रीज़न तो ये था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। बड़े बड़े जर्नल्स को वो एक सोल्जर की तरह ट्रीट करता था, और नेपोलियन के इसी एरोगेंट ने नेपोलियन जैसे लीडर को मरवा दिया। कंटेंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।